बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस बैकवर्ड के हवाले से बात करेंगे। बाय डेफिनेशन, an organic synthesis involving deassembling or disconnection of a molecule in such a way that pieces obtained must belong to well-known starting materials or well-known reactions, and they may contain the pieces or the synthons which can be obtained by functional group interconversion. There is a tip: knowledge about chemical reactions always be helpful in designing a good synthesis. रेट्रोसिंथेसिस को समझने के लिए हम एक टारगेट मॉलिक्यूल की मिसाल लेते हैं। पैरानाइट्रोटॉल्वीन ये आपके सामने है। अगर हम पैरानाइट्रोटॉल्वीन को डिस्कनेक्ट करें, यानी इसके जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है पैरानाइट्रोटॉल्वीन की। इसके जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर कनेक्टेड है, इनको डिस्कनेक्ट किया जाए तो हम सिंथेसिस बैकवर्ड करेंगे। फिर इसी को रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। यानी आप एक टारगेट मॉलिक्यूल लेकर उसकी डिस्कनेक्शन करते हैं, उसके पीसेस बनाते हैं और इस तरह जिस मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया गया था उस तक पहुंच जाते हैं, तो हम इसको रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। अब आप देख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप को अगर डिस्कनेक्ट करें तो टॉल्वीन मिलता है। अब इससे ये जाहिर है कि पैरानाइट्रोटॉल्वीन जो है वो टॉल्वीन से बना था। किसकी मदद से बना था? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बना था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रो ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह यहाँ पर टॉल्वीन आपके पास मौजूद है। अगर CH3 को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जाए तो बेंजीन हासिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉल्वीन जो है, इस पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3Br से आया था और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया था। तो पैरानाइट्रोटॉल्वीन से हम बेंजीन तक पहुंच गए। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 3 पीसेज आपको नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप एक पीस है, CH3 प्लस दूसरा पीस है, और बेंजीन बजाते खुद एक मॉलिक्यूल है, ये तीसरा पीस है। इनको सिंथॉन्स भी कहा जाता है। सो दिस रेट्रोसिंथेसिस has given us, after disconnection, 3 kinds of the synthons: nitro group, carbocation, that is methyl carbocation, and the benzene. अगर हम इसी रिएक्शन में बैकवर्ड जाएं, मसलन बेंजीन से हम टॉल्वीन बनाएं, तो इसके लिए हम CH3Br in the presence of AlCl3 एज ए रिएजेंट यूज करेंगे और टॉल्वीन बन जाएगा। इसी तरह टॉल्वीन से अगर हम पैरानाइट्रोटॉल्वीन बनाना चाहें तो नाइट्रेशन के लिए हमें NO2 प्लस ग्रुप चाहिए, जिसका सोर्स HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड है। चूंकि CH3 जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर भी जा सकता है, जो कि ये है, और पैरा पर भी जा सकता है। इस मिसाल में सिर्फ हमने पैरानाइट्रोटॉल्वीन को लिया है। तो आप देख सकते हैं कि CH3 चूंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर मौजूद है।
या फिर हम सिंथेसिस कर सकते हैं। इस सिंथेसिस को हम फॉरवर्ड सिंथेसिस भी कहेंगे। बेंजीन की अल्काइलेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, aluminum chloride is the catalyst, and this is the well-known reaction that's called as Friedel-Crafts alkylation reaction। तो आप देख सकते हैं बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, एंड वी आर गेटिंग हेयर टॉल्यूइन। अब मिथाइल ग्रुप की मौजूदगी में नाइट्रो ग्रुप को लाया जा सकता है। मिथाइल ग्रुप चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता है और पैरा पोजीशन पर भी आ सकता है। और इस तरह हमें दो तरह के आइसोमर मिल सकते हैं। अगर आर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो तो ऑर्थोनाइट्रोटॉल्यूइन, अगर पैरा पर हो तो पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। तो सिंथेसाइज करके आपने पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस अगर हम करें तो वी विल गेट हेयर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम अगर बैकवर्ड जाएं तो वी विल गेट बेंजीन। वी कैन सी हेयर कि बेंजीन की मदद से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया गया था, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया गया था। तो हमने सबसे पहले Br को डिस्कनेक्ट किया, वी गेट दिस, और फिर हमने यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को डिस्कनेक्ट किया, वी गेट द बेंजीन। तो ये इसकी रेट्रोसिंथेसिस होगी। अब आप देख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप Br प्लस, हमारे पास सिंथॉन्स हैं। बेंजीन बजाते खुद एक मॉलिक्यूल के तौर पर, सिंथॉन के तौर पर यूज की जा सकती है। नाउ दिस सल्फोनिक एसिड ग्रुप comes from H2SO4, or Br plus is coming from Br2 in the presence of any catalyst। अब हम सिंथेसिस को, जिसे कि हम फॉरवर्ड सिंथेसिस कहते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब ब्रोमिनेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। Br प्लस जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। चूंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो बेंजीन मेटा पोजीशन पर आ जाएगी। मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने का यही सही पाथ है या रूट है। अगर हम ये देखें कि हम जो पहले वाला रूट है उसको छोड़कर इस रूट से टारगेट मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। जैसा कि मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि बेंजीन की ब्रोमिनेशन की जाए तो यू विल गेट ब्रोमो बेंजीन।
और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ब्रोमीन के मेटा पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बी आर जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। या तो वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इस आर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन की इजाजत देगा, या बी आर जो है वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को पैरा पोजीशन पर आने देगा। तो इस तरह आप आर्थो आइसोमर भी हासिल कर सकते हैं और पैरा आइसोमर भी हासिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ पैरा की मिसाल ली है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस रूट से हम मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि टारगेट मॉलिक्यूल हमने लिया है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये दिस इज नॉट द प्रॉपर रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, दिस रूट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज इट इज नॉट लीडिंग टू द टारगेट मॉलिक्यूल एज बी आर सब्स्टिट्यूएंट, ये जो आप देख सकते हैं, is orthopara directing, so it is not possible to get the electrophilic substitution of sulfonic acid group on meta position. नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, ये टारगेट मॉलिक्यूल मेटाब्रोमो एनालीन का है। हम इसकी बैकवर्ड सिंथेसिस या रेट्रोसिंथेसिस करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप गौर करें तो NH2 जो है बेसिकली इंटर कन्वर्ट हुआ है नाइट्रो ग्रुप से, यानी इसका यह मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर इंटर कन्वर्जन की गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ 10 एंड HCl। तो नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन हुई और वो अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था। चूंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो ग्रुप इस टारगेट मॉलिक्यूल में NO2 से आया था और थ्रू FGI आया था, मीन के फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से आया था। ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह बना था? नाइट्रोबेंजीन से बना था। चूंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर ही आएगा। तो नाइट्रोबेंजीन से आपने मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हासिल किया। नाइट्रोबेंजीन से आप बैकवर्ड जाएं, यू विल गेट बेंजीन, और जो साथ मुहावन रिएजेंट्स थे वो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड था। तो यहाँ पर हमें ये पता चला है कि बेंजीन से ही नाइट्रो बेंजीन बना है, क्योंकि जब नाइट्रो बेंजीन बनेगा तो हमें बेंजीन की नाइट्रेशन करनी पड़ेगी। अब आप बैकवर्ड जा सकते हैं कि बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट हो करें, you will get nitrobenzene. In the presence of iron, फेरिक ब्रोमाइड यूज करें तो Br प्लस आप यहां से हासिल कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। आप चूंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो Br मेटा पर आ जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप जो है उसको आप with the help of the 10 and HCl or with the help of the iron and HCl रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहते हैं। अगर कोई ये कहे कि एनालीन में NH2 की मौजूदगी में
Br प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उसको मेटा पोजीशन पर लाया जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि NH2 जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सर्टेनली इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप जब आप ब्रोमिनेशन करने लगेंगे तो आपको मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं मिलेगा, बल्कि आर्थो पर और पैरा पर मिलेगा। सो यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है कि अगर आप दो ऐसे ग्रुप हों जो कि एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हो और वो दोनों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो उनको आप किस तरह मेटा पोजीशन पर ले आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड यूज किया गया है और स्ट्रेटेजी जो है वो FGI की यूज की गई है। अभी इस रेट्रोसिंथेसिस को आप सिंथेसिस रूट से भी देख सकते हैं। बेंजीन की नाइट्रेशन की गई, नाइट्रोबेंजीन हासिल हुआ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। अब नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन की गई, चूंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो ब्रोमिनेशन में Br उसकी मेटा पोजीशन पर आ गया। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट किया गया रिडक्शन के थ्रू, और रिडक्शन की गई आयरन और HCl की मौजूदगी में, और इस तरह हमने ये टारगेट मॉलिक्यूल हासिल कर लिया। कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने, डिफरेंट रूट्स फॉर डिस्कनेक्शन ऑफ टॉल्यूइन। यहाँ हम मिसाल लेते हैं रेट्रोसिंथेसिस को समझने के लिए कि रेट्रोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट रूट्स को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग रूट नंबर 1 हेयर, दिस इज द टॉल्यूइन। यहाँ पर डिस्कनेक्शन की गई, वी गॉट बेंजीन एंड CH3 प्लस ग्रुप। अब CH3 प्लस ग्रुप कहाँ से आया, जब हम गौर करेंगे तो ये CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो CH3 प्लस ग्रुप कहाँ से प्रोड्यूस किया गया, इन दो रिएजेंट की मौजूदगी में ये ग्रुप बन सकता है। तो वी आर गोइंग बैकवर्ड। अब जहां पर CH3 ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं, और फिर अगर हम सिंथेसिस करना चाहें तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, and that is called the Friedel-Crafts alkylation reaction, and the substitution of the methyl group would occur to give the toluene। तो इसमें हमने इस जो सिंथॉन्स बनाए वो CH3 प्लस बनाया, और दूसरा हमने इसको बेंजीन को एक मॉलिक्यूल के तौर पर लेकर इसको सिंथॉन मान लिया। ये हमारा एक रूट था जिसमें हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करके इनको डिस्कनेक्ट करके सिंथॉन्स या पीसेस तक पहुंचे। और फिर हमने ये देखा कि ये जो पीसेस हैं वो कहाँ से आए, CH3 प्लस कहाँ से आया, वो ये आपके सामने इसका सोर्स मौजूद है। रूट नंबर 2 में अगर आप देखें, टॉल्यूइन की डिस्कनेक्शन की गई। इस डिस्कनेक्शन में CH3 प्लस आपने हासिल किया, ये एक सिंथॉन है, और यहां पर फिनाइल माइनस यानी कार्बोनाइन आपने हासिल किया। अब अगर आप गौर करेंगे तो फिनाइल माइनस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि ग्रेग नॉट रिएजेंट से ये हासिल किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि ये फिनाइल माइनस जो है वो, या फिनाइल कार्बोनाइन जो है,
वो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ही आया है। एंड दिस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है वो किससे बना? वो बना ब्रोमोबेंजीन से, मैग्नीशियम से और ईथर से। तो आपने बैक सिंथेसिस की, बैकवर्ड सिंथेसिस की, टॉल्यूइन को तोड़ा, दो एंटिटीज, दो पीसेस बनाए, एक माइनस इसकी तरफ आ गया और प्लस इसकी तरफ आ गया। इस बॉन्ड को आपने इस तरह तोड़ दिया। अब फिनाइल माइनस, अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो उसके बैक पर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नजर आएंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फिनाइल माइनस जो है उसका सोर्स सिर्फ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमोबेंजीन से ही हासिल किया जा सकता है in the presence of magnesium and ether, and this whole reaction is called as the Grignard reaction. इस सिंथॉन की तरफ अगर आप आए CH3+, आप इसके सोर्स को देखें तो CH3Cl है। अब ये किस तरह हासिल किया जा सकता है? ये मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा तो CH3 आप प्लस आपको हासिल हो जाएगा। रेट्रोसिंथेसिस का तीसरा रूट आप ऑब्जर्व करें। अगर हम टॉल्यूइन को दो एंटिटीज में, दो पीसेज में कन्वर्ट करें डिस्कनेक्शन करके, इस रूट में बेंजीन को पॉजिटिव बना दिया गया है और CH3- बन गया है। अगर हम सोचें तो बेंजीन पॉजिटिव कहाँ से हासिल किया जा सकता है, तो हमारे पास एक रिएक्शन आएगा, वो है डाइएज़ोटेराइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सॉल्ट की फॉर्म में, हम इसको सॉल्ट ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये डाइजोनियम क्लोराइड किस तरह हासिल हुआ? बेंजीन के साथ आप देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N और N पर प्लस लगा हुआ है और Cl इसके साथ हेल्ड है, तो ये एक सॉल्ट की फॉर्म में है। हम इसलिए इसको, ये हिस्सा जो है ये पॉजिटिव रेडिकल है और ये नेगेटिव रेडिकल है। सो वी आर गेटिंग हियर द सॉल्ट ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये डाइजोनियम का सॉल्ट किस तरह हमें हासिल हुआ? अगर हम बैकवर्ड जाएं तो बैक पर हमें एनालीन मिलेगी जिसमें अमाइनो ग्रुप मिलेगा। अमाइनो ग्रुप की अगर आप डायजोटाइजेशन करें तो उसके लिए सोडियम नाइट्राइट और HCl की जरूरत पड़ती है एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो NH2 ग्रुप जो है वो डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है नाइट्रोजन चूंकि बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन हमेशा कोशिश ये करता है कि गैसियस स्टेट में किसी भी जगह से जुदा हो, तो ये बॉन्ड तोड़कर बेंजीन और N+ के दरमियान ये N2O के तौर पर निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस चार्ज बाकी बच जाएगा जो कि ये है। तो इस तरह की इंटरमीडिएट बेंजीन प्लस, अगरचे ये इतने आम नहीं है और ज़्यादा यूजुअल नहीं है, तो डाइजोनियम सॉल्ट से हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सिंथॉन की तरफ अगर आप आए तो CH3- है।
तो ये फिर दोबारा रिपीटेशन है कि ये आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट से हासिल कर सकते हैं। अब CH3 आपने कहाँ से हासिल किया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हासिल किया। और ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट कहाँ से हासिल किया? मिथाइल ब्रोमाइड से हासिल किया। यानी मिथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम और ईथर के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे, यू विल गेट द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इससे आप CH3 हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो ए रूट। ये 3 पॉसिबल रूट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन हमेशा वही रूट सिंथेसिस में अप्लाई होते हैं जो कि जिनमें स्टेप कम से कम हो और फिजिबल हो, कम वक्त में हो, और ज्यादा से ज्यादा जो है यील्ड देते हो, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बनती हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, उन्हीं को अडॉप्ट किया जाता है। उन्हीं स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया जाता है कोई भी सिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पर हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं इस मॉलिक्यूल की, और इसको डिस्कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म appropriate synthons or the appropriate pieces। इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप करें पैरानाइट्रोटॉल्यूइन की। अगर हम नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो है हमें टॉल्यूइन मिल जाएगा। इस पॉजिटिव को आप कंसिडर ना करें। अब ये टॉल्यूइन आप देख सकते हैं। सो टॉल्यूइन इज आल्सो ए सिंथोन, और नाइट्रो ग्रुप जो है जब पीस के तौर पर या सिंथोन के तौर पर यहाँ पर हमने जाहिर किया है, ये इक्विवेलेंट है HNO3 के। तो नाइट्रो ग्रुप को हासिल किया जा सकता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हम नाइट्रो ग्रुप को हासिल कर सकते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस से हमें ये पता चला कि जब हम पैरानाइट्रोटॉल्यूइन को डिस्कनेक्ट करेंगे तो नाइट्रो सिंथोन हमें मिलेगा, और उसका सोर्स नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर टॉल्यूइन आप देख सकते हैं। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करें तो ये जो सिंथान बनेगा, जिसे हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, तो ये बेंजीन के इक्विवेलेंट है। तो बेंजीन को हम इस सिंथान के इक्विवेलेंट जब लेंगे तो हम इसको फिर सिंथेसिस में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब CH3 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल था। हमने इसको CH3 प्लस से लिया है कि ये हमेशा CH3 जब भी बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन हासिल करता है तो CH3 प्लस के तौर पर ही करता है, और किसी दूसरी फॉर्म में नहीं करता। इसलिए जब आप सिंथॉन बनाएंगे तो नेचुरली आपने वही सिंथॉन बनाने हैं जो कि सिंथेसिस में जिस तरह वो आए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये CH3 प्लस नहीं है बल्कि CH3 माइनस है, तो ये इरेशनल है, क्योंकि CH3 माइनस जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं है बेंजीन रिंग पर इन हालात में। तो हम वही सिंथॉन बनाएंगे जो कि एप्रोप्रिएट हो, पॉसिबल हो, और प्रॉपर सिंथॉन हो, और जिसका सोर्स भी मौजूद हो। आप ऐसा सिंथॉन बना दें या पीस बना दें जिसका सोर्स ही ना हो, या ऐसा अनफेमिलियर किस्म का सोर्स हो जो कि आम हालात में जिसको यूटिलाइज ना किया जा सके, तो इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं होता। तो इसलिए हमने ये बेंजीन सिंथॉन बनाया जो कि फिजिबल है, मौजूद है, एक्सेस में मौजूद है, मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है एक मॉलिक्यूल के तौर पर। और CH3 प्लस जो है CH3Cl से मिल सकता है, किसी फॉर्म में मिल सकता है। और दूसरा जो वेल नोन फ्यूरियल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हैं उनसे भी हम फेमिलियर हैं कि हम अल्काइलेशन कर सकते हैं बेंजीन रिंग की।
तो दिस वाज एन एग्जांपल, यहाँ पर मुख्तलिफ सिंथान बनाए गए हैं और ये देखा गया है कि ये सिंथान आप किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर you have to use the minus sign. This is not the plus sign. Replace the plus sign as minus sign. Oh, no, no, it's okay. This is the plus sign because uh, so this so you will consider this as a minus sign like this, because here 3 plus is here and also this is NO2 plus. So we considered here minus sign. Also, we will consider here the minus sign. So this is the correction, please. Okay, thank you. Next example, retrosynthesis of methyl benzoate. ये मिथाइल बेंजोएट की मिसाल है आपके सामने। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है। अगर आप इसकी रेट्रोसिंथेसिस करेंगे यानी बैकवर्ड सिंथेसिस करेंगे तो सबसे पहले आप ये जो CH3 है इसको डिस्कनेक्ट करें। यू विल गेट बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो है वो कहाँ से हासिल किया गया? इस इंटरमीडिएट से हासिल किया गया और ये इंटरमीडिएट जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनाइल ग्रुप के साथ है, यानी ये ग्रेगनाट रिएजेंट है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहाँ से हासिल किया गया? ब्रोमो बेंजीन से हासिल किया गया। इसकी मौजूदगी में मैग्नीशियम ईथर की मौजूदगी में। और जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, Br इससे तोड़ देंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट द बेंजीन। और ये ब्रोम बेंजीन बेंजीन से हासिल किया गया था। किसके थ्रू हासिल किया गया था? ब्रोमिनेशन। और उसके लिए रिएजेंट्स जो यूज किए गए थे वो Br2 FeBr3 यूज किए गए थे। अगर आप बैकवर्ड जाएं तो बेंजीन से की ब्रोमिनेशन की गई तो ब्रोमोबेंजीन बना। ब्रोमोबेंजीन से ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मैग्नीशियम और ईथर का यूज हुआ। यू गेट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि सॉलिड फॉर्म में थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में चूंकि C+O ग्रुप मौजूद होता है तो C पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में बेंजीन साइड पर फिनाइल साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और ये इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा। अब आप इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, यानी MgBr अलग हो जाएंगे, यहाँ पर H लग जाएगा, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। अब मेथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड जब आप यूज करेंगे तो बेंजोइक एसिड की से एस्टर बन जाएगा जिसे हम मिथाइल बेंजोएट का नाम देंगे। तो एस्टरिफिकेशन होगी, यानी हम बैकवर्ड आए तो ये सिंथेसिस बन गई और इधर से आप जब इधर आएंगे तो ये रेट्रोसिंथेसिस है। रेट्रोसिंथेसिस के लिए ये एरो यूज की जाती है। दिस इज द स्पेशल एरो यूज्ड फॉर द रेट्रोसिंथेसिस और द बैकवर्ड सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमें यह ख्याल रखना है कि जब हम रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं तो हम एप्रोप्रिएट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ जाएं
और ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ न जाएं रेट्रोसिंथेसिस में जो कि जिसकी लॉजिक ना हो या जिससे टारगेट मॉलिक्यूल बन ना सकता हो। तो ये तमाम जितने भी स्टेप्स हैं इनमें आप देख सकते हैं बेंजोइक एसिड है, ये इंटरमीडिएट है, फिर ये ग्रेगनॉट रिएजेंट है, फिर ग्रेगनॉट रिएजेंट के लिए ब्रोमोबेंजीन का होना लाजमी है और फिर बेंजीन का होना लाजमी है। तो रेट्रोसिंथेसिस या बैकवर्ड सिंथेसिस आप इस तरह करेंगे कि जब आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हों और प्रॉपर हों, जिनसे टारगेट मॉलिक्यूल बन सकता हो। इसको समझने के लिए मिथाइल बेंजोएट को की सिंथेसिस भी यहाँ की गई है दोबारा से। आप देख सकते हैं पहले इसकी रेट्रोसिंथेसिस की गई थी, ये टारगेट मॉलिक्यूल था, हमने पिछली स्लाइड में देखा है। अब इसकी सिंथेसिस की गई है, यानी सिंथेसिस फॉरवर्ड, या सिंपली वी कैन से द सिंथेसिस। बेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ आपका, इसकी ब्रोमिनेशन की गई इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड, ये आप देख सकते हैं। अब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 Br प्लस देगा जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बी ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ब्रोमोबेंजीन से आप आसानी से एट लो टेम्परेचर मैग्नीशियम और ईथर की मौजूदगी में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो मेटालिक पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। सो MgBr ये पॉजिटिव पार्ट होगा, पार्शियल पॉजिटिव होंगे, और ये जो बेंजीन वाला फिनाइल वाला ये पार्ट है ये पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म एट लो टेम्परेचर जब रिएक्ट करेंगे तो C डबल बॉन्ड O चूंकि पार्शियली पोलराइज्ड होता है, C पर प्लस पार्शियल चार्ज होता है और यहाँ पर माइनस पार्शियल चार्ज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो C है वो इसके साथ कनेक्शन हासिल करेगा, यू कैन सी हेयर। और इस तरह आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट में ये MgBr प्लस साइन के तौर पर होगा और O जो है यहाँ माइनस साइन के तौर पर होगा। यू कैन राइट आल्सो हेयर, यहाँ लिखा गया नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं Mg पर प्लस डालें और O पर माइनस डालें। अब एसिड हाइड्रोलिसिस करें इस इंटरमीडिएट की तो ये अलग हो जाएंगे, यहाँ H आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और ये आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब बेंजोइक एसिड की आप एस्टिफिकेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन गेट द मिथाइल बेंजोएट। ये एस्टर आपने हासिल कर लिया। एक और एग्जांपल आपके सामने है पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड की। ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड। इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप करें तो आप देखेंगे बैकवर्ड हम जा रहे हैं तो यहाँ पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन हासिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन से ही ये पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड बनाया गया था। और किस तरह बनाया गया था? क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस की गई थी। ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन है
मिथाइल ग्रुप की आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में, और इस ऑक्सीडेशन के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट जो है क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया जाएगा। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगी ताकि ये मजीद आगे ना जाए, यानी COOH में कन्वर्ट ना हो। इसी तरह जब हम और बैकवर्ड जाएंगे तो यहां से आप नाइट्रो ग्रुप को जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट द टल्वीन। अब टल्वीन से जो है पैरानाइट्रोटल्वीन किस तरह हासिल हुआ, तो वही टल्वीन की आप नाइट्रेशन करेंगे तो ये आपको हासिल हो जाएगा। नाइट्रेशन के लिए आपको HNO3 H2SO4 चाहिए। आप टल्वीन की आप फिर डिस्कनेक्शन करें, यहाँ से तोड़ दें, यू विल गेट बेंजीन एंड CH3+, जैसा कि पहले भी हमने देखा है। अब ये CH3+ कहाँ से आया था? CH3Cl से आया इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। और किस रिएक्शन से आया? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से आया। यहां पर आप निशानदेही कर सकते हैं कि इन दिस रेट्रो और बैकवर्ड सिंथेसिस वी फाइंड द फॉलोइंग सिंथॉन्स। बेंजीन मॉलिक्यूल एक सिंथॉन है, नाइट्रो ग्रुप भी एक सिंथॉन है जो कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से हासिल हुआ। मिथाइल के टाइम एक सिंथॉन है, वो कहाँ से हासिल हुआ? मिथाइल क्लोराइड से। और इसी तरह अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस तरह बनाया गया? अल्डिहाइड ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन से बनाया गया यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट chromyl chloride in the presence of carbon disulfide. We can find out the following familiar reaction for synthesizing the para-nitro-benzaldehyde. जो रिएक्शन फेमिलियर रिएक्शन जो कि फेमस रिएक्शन यहाँ पर यूज किए गए हैं वो तो एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। आप देख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड यूज किया गया और वी कन्वर्टेड फ्रॉम 4 to 3, 4 से आप 3 में चले गए। और कौन सा रिएक्शन यूज किया गया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और इसके रिएजेंट्स कौन से थे? मिथाइल क्लोराइड। और कैटलिस्ट यूज किया गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। नंबर 2 पर अगर आप देखें, नाइट्रेशन ऑफ द टल्वीन यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट 2। अब ये 3 है, इससे हम 2 हासिल कर सकते हैं। सिंपली इसकी आप नाइट्रेशन करें, यू विल गेट दिस। और फिर CH3 की फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें, यू विल गेट CHO। पैरानाइट्रोबेंजोल्डिहाइड जो कि टारगेट मॉलिक्यूल है, अब उसको सिंथेसाइज करने के लिए ये रूट आप देख सकते हैं। बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3+ ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, टल्वीन बन गया। अब टल्वीन की नाइट्रेशन आपने की, पैरानाइट्रोटल्वीन बन गया। CH3 को CHO में कन्वर्ट करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की गई तो CH3 was converted into aldehyde ग्रुप। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन आपने कर ली और इस तरह ये सिंथेसिस आपने अचीव कर ली, फॉरवर्ड सिंथेसिस जिसको नाम दिया जाता है। रेट्रोसिंथेसिस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड एक और मिसाल आपके सामने है रेट्रोसिंथेसिस को समझने के लिए। आप देख सकते हैं ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है। बैकवर्ड अगर आप जाएं तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको किस तरह हासिल हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये बेसिकली CH3 से ही आया है, क्योंकि CH3 की जब
ऑक्सीडेशन की गई है इन द प्रेजेंस ऑफ द KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो CH3 की इंटर कन्वर्जन होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. नाउ यू कैन सी दिस कंपाउंड हियर. यहाँ पर पैरा पोजीशन पर सल्फानिक एसिड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, और ये ब्लॉकिंग ग्रुप के तौर पर यूज किया गया है. अगर हम मजीद डिस्कनेक्शन करें तो नाइट्रो ग्रुप को यहाँ से अलग करें तो हम ये मॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं. नाइट्रो ग्रुप को अलग कर लिया गया. इसके बैक सिंथेसिस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है, अब हमने इसको रिमूव कर दिया. Here we get the toluene. अब टलवीन में CH3 को आप अलग कर दें, you will get बेंजीन. तो यही सिंथेसिस आप जब बैकवर्ड करेंगे, क्योंकि ये रेट्रोसिंथेसिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए स्पेशल सिंबल यूज की गई है, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट किया और सिंपली हम उस मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग मॉलिक्यूल पर आ गए कि जिससे हमने सिंथेसिस स्टार्ट की थी उसको बनाने के लिए. अगर हम यही मॉलिक्यूल अब लें और इसको बैकवर्ड सिंथेसाइज करें तो ये आपकी सिंथेसिस हो जाएगी या सिंथेसिस फॉरवर्ड हो जाएगी. आप देख सकते हैं बेंजीन की अल्काइलेशन करें, आपको टॉल्यूइन मिल जाएगा, क्योंकि CH3 ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टॉल्यूइन को आप रिएक्ट करें तो यू विल गेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सल्फोनिक एसिड ग्रुप एट द पैरा पोजीशन. चूंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, हैवी ग्रुप है, इसलिए बहुत कम मिकदार जो है वो इसकी आर्थो आइसोमर की बनेगी, पैरा आइसोमर की ज्यादा मिकदार बनेगी, वो स्टेबल होगा. थर्मोडायनिकली भी ये ज्यादा स्टेबल होता है. अब ये पोजीशन जो है अगर आप देखें तो पैरा पोजीशन सल्फोनिक एसिड ग्रुप ने जो है वो ब्लॉक कर ली है. इस मॉलिक्यूल की अगर आप जो है नाइट्रेशन करना चाहेंगे तो चूंकि CH3 ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है. अगर आप गौर से देखें तो ये पोजीशन जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप के लिए मेटा पोजीशन है और CH3 के लिए आर्थो पोजीशन है. तो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें दोनों ग्रुप जो है वो जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आने वाले ग्रुप के आर्थो पोजीशन पर आने के लिए. सो आने वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, CH3 भी उसको इस पोजीशन पर भेजना चाहता है जो कि आर्थो पोजीशन है, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो कि मेटा डायरेक्टिंग है और ये उसकी मेटा पोजीशन है, तो वो भी इसको यहाँ भेजना चाहता है. तो बड़ी आसानी से NO2 ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप वो इस पोजीशन पर आ जाएगा. यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल. अब आप इसको हटा दें, ब्लॉकिंग ग्रुप को डीसल्फोनेशन कर लें तो in the presence of the hydrolysis you can remove this group. Now here we can see the functional group at conversion of CH3. तो CH3 जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ, COOH ग्रुप में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, किसकी मौजूदगी में, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में. हम इसको FGI भी कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कहते हैं.
फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिंथेसिस को समझने के लिए हम ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 क्लोरोप्रोपीन। इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एडिशन भी हो सकती है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसमें एलिमिनेशन भी हो सकती है, Cl अगर निकल जाए तो H इधर से निकल सकता है। इस मॉलिक्यूल में चूंकि ये एलाइड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बन सकता है, और आगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और अगर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि Cl को निकाल दिया जाए तो इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन भी हो सकता है। तो E1 और E2 भी हो सकते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो 2 क्लोरोप्रोपीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है या स्टार्टिंग मटेरियल है या रिएजेंट्स है जिससे आप बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं। E1 से बना सकते हैं, E2 से बना सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म से बना सकते हैं, SN2 से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर जो है उससे आगे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को बनाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं, या आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, 2 क्लोरोप्रोपीन। अगर हम इसमें HCl ऐड करें तो यू कैन गेट दिस मॉलिक्यूल। ये एडिशन जो है इसने मार्कोनी का रूल को ओबे किया है और यू गॉट दिस प्रोडक्ट। अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल ये है और मैग्नीशियम और ईथर यूज करें, वी कैन गेट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप देख सकते हैं MgCl यहाँ पर आ गए। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप इससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वर्सटाइल होते हैं और उससे बहुत ज्यादा कंपाउंड जो है हम हासिल कर सकते हैं। तो आगे आप इस रिएक्शन को लेकर जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, तो here you can get the several other compounds। HCl की एलिमिनेशन अगर आप करें, ये Cl निकल जाएगा, ये H अपना बॉन्ड यहां दे देगा, यू विल गेट द ट्रिपल बॉन्ड हियर, अल्काइंस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप करें इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और अल्केन हासिल हो जाएगी। So this is the simple example to show the synthesis of many other compounds from a starting material। अब आप इसको यूज कर सकते हैं बैकवर्ड सिंथेसिस के तौर पर भी, कि ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल नंबर 1 है, इसकी बैकवर्ड सिंथेसिस करें और इस टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचे। इसी तरह आपके पास अगर ये प्रोडक्ट है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी बैकवर्ड सिंथेसिस करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं और रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन मौजूद है और इसी से ये अचीव हुआ है। इसी तरह ये प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, मॉलिक्यूल मौजूद है, और इसकी बैकवर्ड सिंथेसिस करें और आप यहाँ पहुंच जाएंगे। नंबर 3 की बैकवर्ड सिंथेसिस करें तो यू विल गेट दिस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। सो यू कैन गेट द एग्जांपल्स and you can do the synthesis and then रेट्रोसिंथेसिस। लेकिन इसमें ये ख्याल रहे कि आप जब भी रेट्रोसिंथेसिस करते हैं या बैकवर्ड सिंथेसिस करते हैं तो इस तरह सिंथॉन्स बनाएं या पीसेस बनाएं जो कि फेमिलियर हों और यूटिलाइजेबल हों। और आप ऐसे पीसेस अगर बनाएंगे कि जिनको आप किसी फेमिलियर या फेमस केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर वो प्रॉपर रेट्रोसिंथेसिस नहीं होगी।
यहाँ पर आप एक और मिसाल ले सकते हैं एस्पिरिन की। ये एस्पिरिन का मॉलिक्यूल है, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेशन की गई है सैलिसिलिक एसिड की, तो एस्पिरिन बनाया गया। इसको आप डिस्कनेक्ट करें, यू विल गेट दिस एंटिटी, एंड दिस एंटिटी और दिस पीस इज इक्विवेलेंट टू दिस। इसको आप इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। और ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। अब ये एसिटाइल ग्रुप है जो कि सिंथान के तौर पर यहाँ आ गया है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। और ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ से आया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से आया है। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। सो यू कैन synthesize aspirin molecule with the help of the salicylic acid and acetic anhydride। तो जो बेसिक सिंथॉन होगा, दो सिंथॉन होंगे एस्पिरिन बनाने के लिए, जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेडिसिन ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड जिसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है, और दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड। In presence of some suitable catalyst, you will get the aspirin molecule। यहाँ आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में। ये एक बेसिक एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है कार्बन के साथ, कैल्शियम कार्बाइड बनता है। अब कैल्शियम कार्बाइड इज एन एक्सीलेंट इनऑर्गेनिक compound which is the source of an organic compound which is called acetylene or ethine. From acetylene, hundreds of other valuable organic compounds can be synthesized। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, इसको कार्बाइड कहते हैं, लोकल जुबान ग्रेबाइट भी कहा जाता है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटाइलिन गैस आप हासिल करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, एथाइन भी इसको कहते हैं। अब एथाइन या एसिटाइलिन से आप आगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो एसिटाइलिन इज एन एक्सीलेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द synthesis of other higher organic molecule or the organic compound। तो ये एक मिसाल थी कि आप किस तरह इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिसाल आपके सामने रखी गई है, आप इसकी रेट्रोसिंथेसिस करें। ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको डिस्कनेक्ट करें यहाँ से, ये सिंथॉन आपके पास आ जाएगा, और इसको आप माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें। अब ये जो सिंथॉन है आपके पास, ये बिल्कुल इसके बराबर है, इसके इक्विवेलेंट है। और ये क्या चीज़ है, एसीटोन है, जो कि आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। और ये सिंथॉन जो है आपने कहाँ से हासिल किया, तो एकदम आपका जहन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की तरफ। यू कैन सी हियर कि कार्बन पर अगर माइनस आप चाहते हैं किसी भी एंटिटी पर, किसी भी ग्रुप पर, तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाना पड़ेगा। आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से आया। और मजीद कि ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन कहाँ से आया, ये हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन से आया। और ये कहाँ से आया, फिनोल से। तो इसका जो इक्विवेलेंट है ये है।
अगर आप इसकी रिडक्शन कर दें फिनोल की, तो ये सारे पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, यू विल गेट दिस। और फिर आप इसको रिप्लेस करें बीआर से, आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा। इससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएं, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको ये चीज मिल जाएगी। अब ये माइनस है, और ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पाई बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ जो कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर पैदा होंगे, और ये माइनस है, तो ये इस पर इधर से अटैक कर लेगा ये यहाँ, और इस तरह ये आपके पास दोबारा ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। So you can do the synthesis for this retrosynthesis on another page in your home assignment. ये एक एक्सरसाइज है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर वो कौन से कंपाउंड था थे या था, उसकी निशानदेही आपने करनी है। और ये फिर किससे बनाया गया था, यहाँ पर उसकी निशानदेही आपने करनी है। कि यहाँ आपसे आप स्टार्ट हुए और फिर यहाँ आए, और यहाँ से फिर आपने बेंजीन का मॉलिक्यूल बना लिया। तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करें। ये एक्सरसाइज के तौर पर पेश किया गया है यहाँ पर। एक्सरसाइज के लिए एक और चीज जो आपके सामने है कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनकी रेट्रोसिंथेसिस आपने करनी है, और फिर दोबारा सिंथेसिस करनी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है। इसकी और इसकी आप रेट्रोसिंथेसिस करें, और फिर दोबारा सिंथेसिस करें। There are some recommendation for doing the retrosynthesis, कि आप एक अच्छी रेट्रोसिंथेसिस किस तरह कर सकते हैं। तो कुछ रिकमेंडेशन आपके सामने है। You have to review, refresh all the key reactions, organic reactions, and then utilize the reaction in the retrosynthesis when you need them. बहुत सारे की रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आपको सारे पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इस तरह आप एक अच्छी रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं। If you would be able to learn about 300 plus key organic reaction, you will be the expert of the retrosynthesis. 300 तक की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद कर लें, उनको समझ लें, या उससे थोड़े ज्यादा 300 प्लस कर लें, तो आप एक रेट्रोसिंथेसिस करने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। तीसरे नंबर पर डीअसेंबल ए टारगेट मॉलिक्यूल इनटू appropriate pieces or synthons like an engineer, and then reassemble these pieces at their proper location position using proper tools. Proper tools क्या है, reactions and their roots। और synthons जो आपने तोड़े हैं, फिर उनको दोबारा जोड़ दें अपनी अपनी प्रॉपर पोजीशंस पर, तो आप फिर दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल हासिल कर लेंगे। जब भी आप किसी टारगेट मॉलिक्यूल को डीअसेंबल करते हैं, या तोड़ते हैं, या डिस्कनेक्ट करते हैं, या उसके पीसेस बनाते हैं, तो ऐसे पीसेस बनाएं जो कि बिल्कुल प्रॉपर पीसेस हों, एप्रोप्रिएट हों, और जिनमें कुछ लॉजिक बनती हो, और जिनको आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हो। फेमिलियर और द फेमस ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपने ऐसा सिंथॉन बना लिया या पीस बना लिया जिसके लिए आपको कोई फेमस ऑर्गेनिक रिएक्शन मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो जो आपने पीस बनाया है या सिंथॉन बनाया है, वो प्रॉपर सिंथॉन नहीं होगा। और दूसरी बात ये होती है कि आप
किसी प्रॉपर लोकेशन पर किसी मॉलिक्यूल में जो है जोड़ना चाहते हैं किसी सब्स्टिट्यूएंट को या सिंथॉन को टारगेट मॉलिक्यूल हासिल करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह अपनी मर्जी की पोजीशन पर लोकेट कर सकते हैं। तो सिंथेसिस में ये भी ज़रूरी है कि आपको जो पहले सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से लोकेटर हैं, आर्थो लोकेटर हैं, मेटा लोकेटर हैं, आर्थो पैरा लोकेटर हैं, डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी जगह पर किसी सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लाना चाहते तो वहाँ आप किस तरह ब्लॉकिंग ग्रुप लगा सकते हैं, फिर उसको किस तरह हटा सकते हैं, फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। कौन से रीजेंट यूज करके आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, कौन सा रूट आप इस्तेमाल करके आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारी बेसिक मालूमात, इंफॉर्मेशन आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब होंगी तो आप एक अच्छी रेट्रोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड सिंथेसिस भी कर सकते हैं। बुक आप पढ़ें स्टुअर्ट वैलन की, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में द डिस्कनेक्शन अप्रोच सेकंड एडिशन है। ये ऑथर है आपके सामने स्टुअर्ट वैलन और इसकी बुक का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस द डिस्कनेक्शन अप्रोच सेकंड एडिशन।